एक विद्यार्थी जब गांव से शहर नौकरी की तैयारी करने आता है तो उसके कंधों पर परिवार की अपेक्षाएं, परिवार की आशाएं होती हैं। और जब वो परीक्षा के तनाव से गुजर रहा होता है तो सिर्फ परीक्षा का तनाव ही नहीं होता है, पारिवारिक समस्या, रूम पे कैसे खाना बनेगा या फिर रूम की जो रेंट है वो कैसे देंगे, इन सारी समस्याओं से एक साथ जूझ रहा होता है। और इन चुनौतियों से जूझते हुए, इन चुनौतियों का सामना करते हुए जब सफलता को पाता है तब वह सफलता वास्तविक रूप से शानदार बनती है। प्रणाम, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं अपनी बात की इस नई श्रृंखला में। और आज हमारे साथ हैं भाई अभिषेक जी, जिन्होंने हाल ही में एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्लियर किया है और बहुत जल्द अपनी ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं भाई अभिषेक जी का। प्रणाम अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका अपनी बात की इस श्रृंखला में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या हुआ, आपका घर कहाँ है और आप पटना में कब आए? सभी भाइयों को प्रणाम जो दर्शक इस चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं जहानाबाद अशियावा गांव से 2013 लास्ट में पटना आया। उस समय साइंस से मैंने तैयारी अपनी शुरू की थी। तो यहाँ बस यही इच्छा थी कि एक सिंपल सा एक नौकरी के लिए पटना, अच्छी पढ़ाई के लिए पटना आए थे। तो 2013 में जब आप यहाँ पर आए तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय 10वीं का एग्जाम आपका चला हो गया था, आपने इंटरमीडिएट दिया था, क्या आप कर रहे थे? उस समय मैं 2013 में 10वीं क्लास 10th क्लास पास आउट हुआ था। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए, इंटर के लिए मैं पटना में आया। और जैसे बोला आपने कि इंटर की पढ़ाई के लिए यहाँ पे आया, तो गांव पे क्या माहौल था? गांव पे उतने संसाधन नहीं थे, कोचिंग क्लासेस नहीं थी, क्या वहाँ पे कमी थी? गांव पे बहुत सारी समस्या होती थी। जैसे आप परिवार के बीच में रहते हैं तो एक पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है और आगे की तैयारी के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समय ज़्यादा देना होता है। साथ में उतनी आधारभूत संरचनाएं नहीं होती हैं जिससे कि आप, जैसे कि बिजली हो गया, आपको एक सेपरेट रूम नहीं मिल पाता है। तो ये सब परेशानियाँ होती थी। तो वो तमाम चुनौतियां जिससे एक आम लड़का, एक सिंपल सा लड़का ग्रामीण परिवेश में जूझता है, आधारभूत संरचनाओं की कमी, कोचिंग क्लासेस की कमी और मार्गदर्शन की कमी, वो सारी समस्याओं से आप वहाँ जूझ रहे थे और आप तैयारी करने के लिए अच्छी नौकरी की तलाश में, जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो सके, आर्थिक रूप से आप मजबूत बन सके, उसके लिए आप पटना आए। तो पटना आते समय आपके मन में क्या था? क्योंकि गांव से जब हम चलते हैं, गांव का एक अल्हड़ सा लड़का, एक मन चला सा लड़का जो गांव की चीज़ों में रमा हुआ है, गांव के स्कूल में न उतना टाइम टेबल का वो होता है, न पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ से जब आप चले तो आपको क्या लगा? शहर में आपकी अपेक्षाएं क्या थी यहाँ पे आते हुए? मैं जब चला था तो मैंने बस यही दिमाग में था कि हमें कुछ एक ऐसी काम चलने भर ऐसा एक नौकरी चाहिए जिससे क्या हो, मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो किसान का उतना ज़्यादा आमदनी नहीं है, एक मार्जिनल फार्मर है। तो इस कारण से उतना उनकी आमदनी नहीं थी कि सभी भाइयों का वो सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवा सकें। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पटना भेजा ताकि कुछ अच्छा कर सकें, एक नौकरी ले सकें। तो एक ग्रामीण परिवेश का एक परिवार, एक किसान परिवार की जैसी स्थिति होती है, खास करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे किसानों की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे अपने बेटे को विकास का एक जरिया, एक उम्मीद बांध करके वहाँ से परिवार ने आपको भेजा और आप उन्हीं उम्मीदों के पुलिंदे को बांध करके अपने गाँव से पटना आए थे। तो पटना जब आप आए, यहाँ पर जब आप अपने गांव से यहाँ पे चल करके आए, तो शुरुआती दिनों में कई सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआत में कोचिंग क्लासेस होते हैं, उससे भी पहले कोचिंग क्लासेस तो फिर भी बाद की बात है। गांव में हमारा रहने का, खाने पीने का तरीका अलग होता है, परिवार का प्यार मिलता है। यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले आए, तो यहाँ पे आते हुए किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? पहले तो पटना आने के बाद यहाँ रूम मिलना सबसे बड़ा मुश्किल है। रूम ही नहीं, हमें 3 या 4 महीना तक रूम ही नहीं मिला था। और ये किसी भी शहर की हालत है। हाँ, तो रूम नहीं मिला था तो हम डेली अप डाउन करते थे ट्रेन से। 3 महीना लगातार ट्रेन से अप डाउन किए हैं, पटना टू जहानाबाद। और ट्रेन से अप डाउन करके अपना क्लास डेली करते थे और उसके बाद जाते थे। उसके बाद एक रूम मिला, उस रूम में फिर नई समस्या, रूम को सेटअप करना, खाना बनाना, सब चीज़ नए शेड्यूल से करना और अपनी क्लास को भी करना और साथ में सेल्फ स्टडी, अपना पढ़ाई करना।
और ये दूरी काफी ज्यादा है, जैसे पटना से जहानाबाद की ये दूरी कितनी दूरी रही होगी? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे अभिषेक जी प्रतिदिन अपने गांव से शहर आते थे, क्लास करते थे और क्लास करके वापस अपने गांव पे जाते थे, क्योंकि यहाँ पे उस समय रूम आपको नहीं मिला था। तो एक सीख हमारे दर्शकों के लिए कि कई बार हमें सारी सुख सुविधाएं, हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी हम पढ़ाई में अपने आप का मन हमारा एकाग्र नहीं हो पाता। तो हमारे भाई अभिषेक जी से यहाँ सीखिए कि कैसे जब हमारा एक लक्ष्य हमारे सामने होता है, परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर होती हैं, परिवार की अपेक्षाएं हमारे कंधों पर होती हैं, तो उस समय दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है और रास्ते में, मार्ग में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, उससे वो नहीं डरता, वो नहीं थकता। और इसका आप एक सीधा साधा उदाहरण है। तो जब आप यहाँ पर आए, आपने रूम लिया जब, तो खाने पीने में क्या कोई समस्या आती थी कि फिर आप कितना वक्त लगा आपको इन सब चीजों में तालमेल बिठाने में? सबसे पहले तो खाना बनाना बहुत बड़ी मुश्किल होती थी। कभी सुबह 7 बजे से मेरा क्लास शुरू हो जाता था, तो 7 बजे से क्लास शुरू हो जाना मतलब उससे 2 घंटा पहले आपको उठकर, 2.5 घंटा पहले उठकर आपको सब काम करने होंगे, अपने जो नित्य कर्म आप करते हैं वो, और साथ में खाना बनाना, और खाना बनाने के बाद खाकर इस क्लास जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती आती थी। और फिर उधर से आते थे तो हम लोग 3 बज जाता था, कई बार तो बाहर से कुछ लेकर खाना पड़ता था, उस कारण से कई बार तबीयत खराब हो जाती थी, क्लास भी छूट जाते थे। तो ये सब बहुत ज़्यादा समस्या आती थी खाना बनाने में। फिर धीरे धीरे चीज़ें सही होती गई और बनता गया, सही ट्रैक पे आता गया चीजें। तो एक जब विद्यार्थी जब नौकरी की तैयारी करने के लिए गांव से शहर आता है, तो शहर में अनायास ही उसे सब कुछ नहीं मिल जाता। शहर में उसे अपने आप को शामिल करने के लिए, इस शहर के तौर तरीकों में अपने आप को शामिल करने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए उसको समय लगता है। और ये समय, ये संघर्ष, ये जो तालमेल बिठाने का क्रम है, एक विद्यार्थी के जीवन में ताउम्र बना रहता है। जो चीजें यहाँ पे सीखते हैं लोग, जो संघर्ष के क्षणों में सीखते हैं, एक विद्यार्थी के जीवन में ताउम्र बना रहता है। और यही कारण है कि एक विद्यार्थी जब अपने संघर्ष के दिनों से निकलता है सफलता पा करके, तो उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि बड़े से बड़ा मुश्किल अपने जीवन में वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। क्या सही बात है? एकदम कि ये जो आपके संघर्ष के दिन हैं, ये जो आपने बताया कि क्लास जाने से पहले 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आपको उठ करके खाना बनाना होता था और सब कुछ कर करके आपको क्लास जाना होता था, तो इन सब चुनौतियों, मेरे ख्याल से ये जब संघर्ष के दिन आपके चल रहे थे, तो उसने आपको इतना मजबूत बनाया कि आगे बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आपको आसान मालूम पड़ेंगी। ये तो हमेशा ही आता है, जब भी चुनौती आती है तो आपको कहीं ना कहीं मजबूत ही बनाती है, कुछ आगे करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए, बहुत बड़ी सीख है हमारे दर्शकों के लिए कि चुनौतियां आपको परेशान करने नहीं आती, चुनौतियां आपको मजबूत करने आती हैं। और उसका एक सीधा जागता सा उदाहरण है हमारे भाई अभिषेक जी। तो जब कभी आप भी चुनौतियों के बीच में फंसे, जब कभी आप भी चुनौतियों के बीच में खड़े हों, तो भगवान पे दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है, भगवान को कोसने से कोई फायदा नहीं है। आप उन चुनौतियों के बीच से निकलने का उपाय खोजिए, ताकि आपका व्यक्तित्व उस चुनौतियों के बीच से निखर पाए। तो अभी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने कौन सा एग्जाम आपने क्लियर किया है और इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं शुरू से बताता हूँ, शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ जी। वो क्या है कि सबसे पहले 2017 में मैंने अपने एसएससी का तैयारी करना शुरू किया था। तो 17 में तैयारी शुरू करते वक्त उसमें ये नहीं मालूम था कि क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। धीरे धीरे कई लोगों से मिला, सीनियर लोगों से मिला। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बारे में भी थोड़ा अगर बताएं, क्योंकि एसएससी मुझे भी व्यक्तिगत रूप से पता नहीं है, मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो एसएससी के बारे में कि एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी स्टाफ की, इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो भी कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनकी एग्जाम एसएससी के द्वारा ली जाती है। इसमें सबसे पहला है एसएससी सीजीएल एग्जाम, जो कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए होता है। और उसके बाद फिर दूसरी एग्जाम होती है जूनियर इंजीनियर का, जिसको जेएचटी, एसएससी जेएचटी कहते हैं। फिर एक एग्जाम आती है
स्टेनोग्राफर का, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें, और एक और एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ का, और एक और एग्जाम होता है एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, जिसको एलडीसी कहते हैं। इतनी सारी एग्जाम एसएससी लेती है, एसएससी कंडक्ट करवाती है। तो इसमें हम लोग जो जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे कि मैं केवल एक सिंपल सा ग्रेजुएशन किए हूँ वही मैथ से, तो हमारे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। तो जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं रहती है तो वो केवल 3 या 4 एग्जाम इसमें दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल जिसे एलडीसी कहते हैं, और एक एसएससी एमटीएस और एसएससी सीपीओ। लेकिन सीपीओ में कंडीशन ये होती है कि उसमें आपको एक हाइट खोजती है, वो फौज के लिए है, जो पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री के लिए एसएससी सीपीओ आती है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये तो जानकारी थी एसएससी सीपीओ के बारे में, एसएससी एग्जाम के बारे में। अब हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था और आपका कौन सा अभी रिजल्ट हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने एसएससी का तैयारी शुरू किया था और उसमें सीजीएल मेरा प्रायोरिटी था, और साथ में ये सब एग्जाम, अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी सबसे ऊपर वाले का, तो बाकी सब एग्जाम का तैयारी खुद होते जाता है। तो एसएससी सीजीएल का तैयारी किया था मैंने। उसके बाद क्या हुआ, बाकी सब एग्जाम देता रहा, सीपीओ भी दिया, फिर सीएचएसएल भी दिया और एमटीएस भी दिया, तो सब में रिजल्ट होते गए। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसमें मेरा मेरिट नहीं बन पा रहा था। फिर कोशिश करते गया, फिर जब ग्रेजुएशन पास हो गया तो पहली बार एसएससी सीपीओ निकला, तो वो मैं भरा, उसमें भी रिजल्ट आया। लेकिन पहली बार मैं रनिंग में फेल हो गया था, क्योंकि रनिंग मैं आज तक किया नहीं था, तो इस कारण से रनिंग करने में मुझे परेशानी होती थी। फिर दूसरी बार भरा, दूसरी बार भरने के बाद एसएससी सीपीओ, तो उसका मैंने सब क्वालिफाई किया, पीटी भी, मेंस भी, रनिंग भी, फिजिकल सब, मेडिकल ये सब। उसके बाद इसी में सिलेक्शन मेरा हुआ एसएससी सीपीओ में 2020 में। अच्छा, और अभी आप ज्वाइनिंग करने के लिए कब आपको जाना है? ज्वाइनिंग करने 31 अक्टूबर से पहले। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके हम संघर्ष के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि जब आपने इस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी, एसएससी की तैयारी शुरू की थी, तो कौन सी चुनौतियां आपको आई? क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, जैसे आईआईटी हो गई, मेडिकल की तैयारी हो गई, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी की तैयारी, जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी होती है, तो इसके लिए एक प्रॉपर मार्गदर्शन चाहिए होता है। और जब हम लोग गांव से आते हैं शहर में, शहर का वातावरण नया होता है, यहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में हमको कुछ नहीं पता होता है, तो इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा बताएं। इस पे अगर आप बताएं तो काफी हमारे दर्शकों को मदद मिलेगी इससे। इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पटना में क्या है कि पटना में बहुत ज़्यादा कोचिंग है, इतना ज़्यादा कोचिंग है, और हर एक चीज़ का, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो या फिर बैंकिंग हो, जो भी हो, चाहे फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या मेडिकल बैकग्राउंड हो, सबके लिए पटना में कोचिंग है। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट को प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि किस तरह से किस टीचर के पास पकड़े जो कि उसको सही दिशा दिखाए, एग्जाम के लिए सही तरह से गाइड करे। तो उस समय भी मेरे साथ भी ये चुनौती आई थी कि हम किसके पास कोचिंग पकड़े, किन से पढ़ें कि जो हमें कि एग्जाम के लिए ऑथेंटिक हो। और उस समय ये जब प्रॉब्लम आई तो उस समय कुछ नए दोस्त बने जो कि हमारे इसमें मदद किए। उसमें सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, अभिषेक भाई, जो कि मेरे क्लासमेट भी हैं और साथ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आज वे एसएससी एमटीएस से मतलब इनकम टैक्स में भी जॉब कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत मदद किया इस बारे में, क्योंकि ये सब उनको अच्छे सिलेबस मालूम था, उन्होंने बताया। साथ में कुछ नए सर से मिले जो कि एक कोचिंग में एडमिशन लिया, वहाँ के सर से मिले। फिर सर ने हमें गाइड किया कि आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। एसएससी में चार चीज़ पे मेन फोकस करना होता है। सबसे पहला रीजनिंग, दूसरा जीके जीएस, और तीसरा इंग्लिश, और चौथा मैथ। इन चारों पे आप कमांड करते हैं तो आपकी जो पीटी का रिजल्ट है, जो पीटी है, वो आपको निकल जाएगा। उसके बाद इसके मेंस पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में मेंस में आपको इंग्लिश और मैथ, ये 2 चीज पे फोकस करना होता है। लेकिन अभी इस वर्ष से 2022 से सीजीएल का भी सिलेबस चेंज हो गया है, तो उस पर नहीं बात करेंगे, पहले की बात बता रहे हैं हम। तो और सीपीओ की बात करते हैं तो सीपीओ में पीटी पास करना होता है, और पीटी में सेम सिलेबस रहता है। और उसके बाद आपको फिजिकल पास करने होते हैं, फिजिकल रनिंग पास करना होता है। रनिंग जब आप पास कर जाते हैं उसके बाद आपको पास करने होते हैं मेंस एग्जाम पास करने होते हैं। मेंस एग्जाम में फिर से वही 200 इंग्लिश रहता है, 2 घंटा समय रहता है, और इसमें आपको मार्क्स लाने होते हैं। इसी बेसिस पे आपका मेरिट बनता है, ये दोनों पीटी और मेंस मिलाकर।
तो जैसे आपने बताया कि आपके एक दोस्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपको अपने टीचर से मिलाने में, या फिर एक सही जो रास्ता होता है उस तक पहुंचाने में। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि कई बार अक्सर गांव से लोग आते हैं तो यहाँ पे कई बार ऐसे ऐसे दोस्त के ग्रुप पे बना लेते हैं जो उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की अपेक्षा उनको दूसरे रास्ते में ले जाते हैं। तो ऐसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे युवा भाई को? बिल्कुल आप करिए। तो इसमें जहाँ तक भैया ने बताया कि दोस्त के बारे में बताने का, तो दोस्त पटना में क्या है कि हर एक तरह के आपको दोस्त मिलेंगे। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सही रास्ता बता रहा है, कौन गलत रास्ता बता रहा है। उससे बताते समय ये भी लगेगा कि जो भी बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि वो भाई हमें दिग्भ्रमित कर रहे थे, न कि हमें रास्ता सही दिखा रहे थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है, एक मैं जिक्र करना चाहूंगा प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का, जो कि गायत्री मंदिर पे एक कार्यक्रम चलता है। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के नाम से एक संगठन है जिसमें कि बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, उससे हम भी जुड़े हुए हैं। तो उसी में जो मेरे भाई जिस अभिषेक भाई की बात किए तो वो भी उससे जुड़े हुए थे और हम भी जुड़े हुए थे। तो हम दोनों ने बात की, उसके बाद हम दोनों में बहुत गहरी बातचीत होने लगी। तभी हम लोग को ये पता चला कि उन्हें पता चला कि ये भी भाई जुड़े हुए हैं। तो हमने जब उनसे गाइडेंस मांगा, इस बारे में बात की कि हमें एसएससी की तैयारी करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भाई ने हमें सजेस्ट किया कि आप ये सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसे ऐसे कीजिए, आपको सही यही सही रास्ता है, आप इसी से सफलता पा सकते हैं। साथ में उन्होंने एक कुछ ग्रुप भी हम लोग बनाया साथ में, और हम लोग साथ में ग्रुपिंग करके पढ़ाई की, एक साथ पढ़ाई करते थे रूम पर आकर क्लास के अलावे। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जब भी आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी लक्ष्य की तैयारी आप करें, तो आप एक संगठन से जुड़े, आप अच्छे लोगों के ग्रुप से जुड़े। क्योंकि अक्सर मैं भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार उतार चढ़ाव से होकर के गुजरता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मन बिल्कुल निराश होता है, हताश होता है। तो उस समय ऊर्जा का एक स्रोत चाहिए होता है जो आपको उस परिस्थितियों से निकाल करके आगे ले जाए, आपको आगे बढ़ा दे। तो उस समय ये जो संगठन है, ये जो सकारात्मक संगठन, अच्छे लोगों का संगठन है, ये आपकी मदद करता है। तो जहां भी आप कहीं हो, आप अच्छे संगठन से जुड़े, आप अच्छे लोगों के बीच रहें, आप अच्छे लोगों के साथ रहें। और अगर आप पटना में हैं तो जैसे हमारे भैया बता रहे हैं, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ पटना गायत्री शक्तिपीठ कंकरबाग में एक युवाओं का यूथ सेमिनार चलता है, आप वहां पे शामिल हो सकते हैं। वहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे तमाम छात्र छात्राएं विभिन्न पटना के विभिन्न जगहों से, बिहार के विभिन्न जगहों से आते हैं, उस सेमिनार में शामिल होते हैं और अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपको वो दोस्त मिले, फिर आपकी ये जर्नी चली, तो कई सारे एक व्यक्तिगत जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जीवन में भी निश्चित रूप से आए होंगे। तो उस उतार चढ़ाव में आपका क्या वो रहता था, अप्रोच रहता था कि जब कभी आपका डाउन टाइम चलता है, लो टाइम चलता है, तो उसमें आप उस समय से कैसे निकलते थे, उस परिस्थिति से कैसे निकलते थे? तो सबसे पहली बात तो भैया ने जो बात कही, तो मैं बता दूं कि मैं प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से पहले से जुड़ा हुआ था। वहाँ हर एक संडे सेमिनार चलता है जो कि मैं हमेशा अटेंड करता हूँ। आज भी पटना रहता हूँ तो अटेंड करता हूँ, और पहले भी जाता था। तो उस समय जाता था, उस समय वहाँ हमें एक चीज़ मदद मिला कि जो मेरे साथ कलीग थे, जो अभिषेक जिनके बारे में बात किया, तो वो पढ़ाई करते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें याद रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे करना है, तो इन सब के बारे में जब पूछने लगा तो, और वहाँ जब PYP में गया, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में, तो वहाँ हमें एक चीज़ के बारे में पता चली, ध्यान करने के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। तो मैं वहाँ के उससे बहुत प्रभावित हुआ और वो करना शुरू किया। इससे एक चीज़ मेरे जीवन में सही चीज़ आया कि मेरा जो दिमाग इधर उधर भटकता था वो बंद हो गया। और किसी चीज़ को जब हम याद करते थे, आज भी मेरे साथ होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जब याद कर लेते हैं, बहुत लंबे समय तक हम भूलते नहीं एक चीज़ों को। ये मेडिटेशन का ही कमाल है कि कोई भी चीज़ याद करने के बाद हम भूलते नहीं। बहुत सारी चीज़, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि रिवाइज न करने के बाद आप भूल जाते हो, लेकिन हाँ रिवीजन जरूरी है, याद करना जरूरी है। लेकिन एक कहते हैं कि आपके दिमाग को, जो एक सिंपल लड़का, एक ऐसा लड़का जिसको कि ज़्यादा चीज़, बहुत चीज़ याद करने में मन नहीं लगता हो, पढ़ने में नहीं मन लगता हो, उसके बाद वो अगर बहुत ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ याद कर रहा है, मेहनत कर रहा है और फिर भूल जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उसको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हमें ऐसा लगता है। और वो चीज़ मैंने भी
शुरू किया। और मेरे ख्याल से सिर्फ उन्हीं को नहीं, स्टूडेंट लाइफ में ये चीज चाहिए होती है, कंसंट्रेशन पावर आपका अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी युवा भाई सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में ध्यान को जरूर शामिल करिए, क्योंकि ध्यान आपके मस्तिष्क को एकाग्र करता है, आपके मन को एकाग्र करता है। जो आपकी ऊर्जा, आपकी मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरी होती है, ध्यान के माध्यम से वो एक जगह आती है। और जो आप 10 घंटों में आप पढ़ाई करके आपको मिलता था, वो आप 6 से 7 घंटे में आप आसानी से ले सकते हैं, अगर आपका मस्तिष्क एकाग्र है। तो हमारे जितने भी युवा भाई हैं, हमारे अभिषेक जी का संदेश है कि आप ध्यान को अपने जीवन में जरूर शामिल करिए। तो ध्यान की मदद से आपका जो कंसंट्रेशन पावर था वो बढ़ने लगा। एक और चीज, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कई सारी किताबें, जो आपका सिलेबस का किताब है वो तो है, साथ में आपने कई सारी इसके अलावे भी किताबें रखी हैं। जैसे आप गीता आपने रखा है, आपने कई सारी और भी अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं। तो ये आप पढ़ते भी हैं क्या? हाँ भैया, जैसे मैं गीता देखना भी चाहूंगा। ये श्रीमद् भागवत गीता भाई अभिषेक जी अपने सिलेबस के किताब के साथ इसको भी आपने पढ़ा है, इसको भी आप पढ़ते हैं। तो ये कहाँ तक हमारे जीवन में काम करता है, थोड़ा हमको इसके बारे में बताइए। तो मैं भैया के पिछले क्वेश्चन जो भैया ने पूछा था कि आप किसी समस्या को हल कैसे निकालते हो, तो ये इसीलिए ये आवश्यक है, ये पढ़ना इसीलिए जरूरी है। या फिर कोई भी सिलेबस का जो भी बुक आप पढ़ते हैं, जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, किसी भी राइटर का, अच्छे राइटर का, अच्छी बुक का स्वाध्याय करते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे, किसी का ही बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उससे बहुत सारी चीज आपको सीखने की मिलती है कि कैसे आप कई सारी समस्या उनके जीवन में भी आई होती है, वो चीज बताते हैं कि कैसे हम इसको पार किए, और उसे आप पार करने का आप भी अपना कुछ नया रास्ता ढूंढ लेते हैं, या फिर उनसे आपको प्रेरणा मिलती है। और जहां तक इस पुस्तक की गीता की बात बताते हैं, तो गीता इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे भैया से भी सुने थे, बहुत सारे लोग भी हमें बताए थे कि पढ़ना चाहिए, पिताजी भी मेरे बताते हैं कि ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, जीवन में कुछ करना है तो ये पढ़ो। तो ये बुक मैंने लिया था, और लेकर जब पढ़ना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में मन नहीं लगा, पढ़ने में नहीं उतना अच्छा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ता गया तो एक चीज देखता था कि मेरी मस्तिष्क की जो शक्ति है, एक जो किसी चीज विचार पे जो अपना जो क्या कहते हैं, वो अपना नहीं, किसी चीज को नहीं खोना, बैलेंस, माइंड को बैलेंस रखना, आत्मसंतुष्टि का भाव बना रहता था, आत्मसंतुष्टि भी रहता था, और हम कोई भी निश्चय रहा तो उस पर टिके रहे कि ये करना है तो करना है। बहुत सारे चीज नहीं हो पाते थे, कई बार ऐसा होता था कि टेस्ट मारे, सेट मारे, मार्क्स कम आ रहे हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाते थे। तो ये सब चीज इस सब में एकाग्र रखने में मदद करता था। ये पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इतना भी हार्ड नहीं है कि नहीं होगा। ये सब इसी में मदद करता है कि आप अपना जो एक लक्ष्य है उसको छोड़ते नहीं, धैर्य रखने में मदद करता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे युवा भाइयों के लिए कि अक्सर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम अपने विद्यार्थी जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहे होते हैं। तो कई बार हम अवसाद से भी गुजरते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चुनौतियां भी आती हैं कि मन बहुत अशांत हो जाता है, मन बहुत तनाव में आ जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करे। तो उस समय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास कुछ अच्छी पुस्तकें जरूर रखें। जैसे एक उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान बताया गया है। इसके साथ ही आप जीवन निर्माण की कुछ पुस्तकें जो आपके जीवन को अच्छे दिशा में प्रेरित करने के लिए सहयोगी हों, आप महापुरुषों की जीवनियां पढ़ सकते हैं। मतलब सिलेबस के अलावा, सिलेबस को अलग रख करके आपके पास कुछ ऐसी अच्छी पुस्तकें होनी ही चाहिए जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करे। और वो आपको तब काम आएगी सबसे ज्यादा जब आपका मन किसी तनावग्रस्त स्थिति में होगा, जब आप किसी चुनौतियों से जूझ रहे होंगे, तब आपको यह स्वाध्याय या गुड रीडिंग बहुत मदद करेगा। और मैंने व्यक्तिगत रूप से जितने भी सफल लोगों को देखा है, सफल लोगों की जीवनियां पढ़ी हैं, सफल लोगों से मिला हूँ, उनमें से सब लोगों में से ये 2-3 चीजें कॉमन है। सब लोग अपने लिए ध्यान के माध्यम से आधे घंटे का समय जरूर निकालते हैं, जिस समय वो दुनिया से कट करके अपने साथ बैठते हैं और साथ ही साथ अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं। तो ये सारे युवा भाइयों के लिए जरूरी है। आप भी अपने जीवन में साथ ध्यान को और स्वाध्याय को, यानी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना का क्रम जरूर शामिल करें। और साथ ही हम ये भी
पूछना चाहेंगे, जैसे मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, और जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं आप बिना पैसा लिए उनको पढ़ाते हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। वो जहाँ तक भैया ने बताया कि स्लम एरिया के बच्चों के पढ़ाने का काम, तो जब मैंने प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से जब जुड़ा था तो वहाँ जुड़ने के बाद वहाँ बताई गई कि यहाँ से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि समाज निर्माण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो वहाँ से जुड़ने के बाद पता चला कि यहाँ बाल संस्कार शाला नामक चलाई जाती है, जो कि पटना में करीब 30 या 40 जगह पे चलाई जाती है। तो वहाँ क्या होता है कि उस एरिया के जो भी स्लम एरिया के जो भी बच्चे हैं वो करीब क्लास 1 से लेकर, नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और वहाँ मेरे जैसे कई सारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, दरोगा का, या फिर और सारे विभिन्न एग्जाम का, एसएससी का, या फिर बैंकिंग का, वो सब भाई, आईआईटी का, मेडिकल का, सभी फील्ड के भाई वहाँ आते हैं, आकर रेगुलर समयदान देते हैं, मतलब सभी लोगों का पढ़ाने का काम करते हैं, जो कि अपने पढ़ाई करते हुए कुछ समय टाइम मैनेजमेंट करते हुए उनके लिए समय निकालते हैं। वही काम हम भी करते हैं, जो कि शाम में प्रतिदिन जाकर समय निकालते हैं और जाकर उन लोगों को कंकड़बाग बाल संस्कार शाला में समयदान देते हैं। प्रतिदिन वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। 4:30 से मैं जाता हूँ और 6:30 तक पढ़ाता हूँ। और जैसा भैया ने बताया, ये बहुत जरूरी है कि जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति सिर्फ हाथ में तिरंगा उठा करके 15 अगस्त को या 26 जनवरी को लहराने मात्र से नहीं होता है। देशभक्ति मतलब देश की सेवा के लिए तत्पर रहना, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना, अपने राज्य की सेवा के लिए तत्पर रहना। और जैसे भैया हमारे काम कर रहे हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, तो हमारी समझ से देश सेवा तो यहीं से शुरू है। राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है तो आप यहीं से कर सकते हैं। भैया जो ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते हैं, अपने पढ़ाई से जुड़े जितने भी खर्च हैं उसको निकालते हैं, अपनी पढ़ाई को करते हैं, अपने कोचिंग का फी देते हैं, साथ ही साथ वो 1 घंटे का समय छोटे छोटे बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, समाज के उन बच्चों को जो कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उनको आप फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। और जब हमारे अंदर से ऐसी भावनाएं निकलती हैं तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जब आप अपने जॉब में जाएंगे, जब आप अपनी नौकरी में जाएंगे, तो आपके हाथों में हमारा देश, हमारा भारत बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हम बहुत ऊर्जा हमको मिला आपसे बात करके। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी वही ऊर्जा, वही मार्गदर्शन मिला होगा। आपसे और बात करने का तो बहुत मन है, लेकिन समय की कुछ कमी है, इस कारण से हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि फिर बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी भाइयों को